चलिए, तो देखिएगा, भारतीय इतिहास अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये चाहिए हमको कि हमारी समझ में भारतीय इतिहास की यथार्थता क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए, कि भारतीय इतिहास को पढ़ने के बहुत सारे पुस्तक हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किस नज़रिए से ये देखना है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको एक भारतीय इतिहास को, जिस राइटर ने लिखा है उसके इतिहास को आप उस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच समझ के पढ़ें कि भारतीय इतिहास का मूल रूप क्या रहा है और किस तरीके से उस इतिहास के बिंदुओं को हम समझते चलें, तो हमारा फोकस जो है दो चीज़ों पे होना चाहिए। पहला, एक भारतीय इतिहास के संबंध में हमारी समझ को विकसित करना, और दूसरा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस प्रकार के क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन की जो रूपरेखा होगी वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जो बिंदु है हमारे लिए, उसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि भारतीय इतिहासकारों की जो इतिहास है, ठीक है, जिस इतिहास के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ये भारतीय इतिहासकारों के मद्देनजर हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। हम किसी भी बाहरी जो भी व्यक्ति इतिहासकार जो भारत से बाहर है, जिन्होंने भारत के इतिहास को लिखा है, उनके संबंध में ये चीज़ों को नहीं देखेंगे। ठीक है, हालांकि हमारा इतिहास यूनानियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने भारतीय इतिहास को देखते हैं तो उसे लिखा किसी के द्वारा गया है, तो उस इतिहास के टाइमलाइन को, चूंकि हमारे भारत में तारीख या फिर समय व्यवस्था जो था, कैलेंडर की जो व्यवस्था थी, वो हमारे भारत की नहीं थी, जिसके कारण हमारे इतिहासकार जो है इसे प्रॉपर एक रूपरेखा में नहीं लिख सके। लेकिन जब हम देखते हैं यूनानियों के द्वारा जब हमारे भारत के इतिहास को लिखा गया, तो उन इतिहासों को एक परिपक्वता के आधार पर लिखा गया, अपने दृष्टिकोण के आधार पर। ठीक है, तो उसी दृष्टिकोण को हम समझते हुए हम ये देखेंगे कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा हमारा इतिहास किस नज़र से दिखता है, यानी उसे कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूं एक बड़े मूल रूप से कर रहा हूं, ताकि आप ये समझ पाए कि भारतीय इतिहास को हम किताबों के तौर पर ना दे करके हम भारतीय इतिहासकारों के तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, यानी भारतीय इतिहासकार किस तरीके से क्या मानते हैं, हमारे भारत में क्या क्या घटनाएं घटी हैं अपने अलग अलग टाइमलाइन में। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, भारतीय इतिहास, ये जो भारत का इतिहास है, अगर हम इसको एक समय के दौरान देखें तो हमें समझ में आता है कि 8000 ईसा पूर्व से समय स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि 8000 जो बीसी है, इस समय से हम चीज़ों को देखते हैं। और ये जो समय है, वर्तमान समय के अनुसार अगर आप आधुनिक भारत को अगर आप देखेंगे तो 1950 तक का समय जो है इस पूरे टाइमलाइन में शामिल हो जाता है। यानी अगर भारतीय इतिहास का जो पूरा क्रम है, उस क्रम में अगर हम लोग भारतीय इतिहास का इसके पूरे टाइमलाइन को समझते हैं और समझते हैं, देखिएगा, कि भारतीय इतिहास का मूल रूप क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे भारतीय इतिहास को, तो भारतीय इतिहास का जो समय है, ठीक है, इन समय को हम एक डिस्कशन पे लेकर आए तो देखिएगा कि जिस तरीके से भारत के इतिहास में, ठीक है, भारत के इतिहास में जो नए नए मूल रूप आए हुए हैं, तो उसी के उसको आप एक टाइमलाइन या फिर एक टैग बिंदु समझ सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आग की खोज हुई, ठीक है, तो आग की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है, याद रखिएगा, मनुष्य की खोज के अंतर्गत। दूसरा, पहिए की खोज होना, उसी प्रकार जो है तांबे या लोहे की खोज होना, उसी प्रकार जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसे इवेंट है हमारे पास जो कि हमारे भारत के इतिहास को एक नया आयाम देता है। ठीक है, अब उसी आधार पर जो है आप उसको दो बातों को समझिएगा कि इंडियन हिस्ट्री जो है या भारत का जो इतिहास है, इसको आप दो रूप में देखने वाले हैं। यानी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू तो रहेगा ही आपके पास, लेकिन दूसरा एक बात समझिएगा कि आपकी कितनी समझ आपके भारतीय इतिहास के लिए विकसित हो रही है। अगर ये नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है हम असफल हो रहे हैं। ठीक है, हम अपने पढ़ाई पे असफल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि हम उस भारतीय इतिहास के मूल रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब आपसे पूछा जाता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किस वस्तु से बना हुआ था, ठीक है, वो किस वस्तु से बना हुआ माना जाता है, तो अगर आपके दिमाग में आएगा ये कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के महल को क्यों पूछ रहा है, उसमें एक एग्जाम में पूछा गया था पीएससी में कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल किस वस्तु से बनाए गए थे। ठीक है, उसी प्रकार जो है ऐसे बहुत सारे कलात्मक चीजों के बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय इतिहास में कलात्मक वस्तु का क्या असर होना चाहिए या फिर इसका आधार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पूरे इतिहास का क्रम बिंदु आपको समझ में आना जरूरी है और आपको ध्यान देना होगा कि भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ना है, यानी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर पहले मैं इसका मूल रूप आपको बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद उसकी छोटी सी एक कहानी मैं डिस्कस करूंगा इस पर। देखिएगा, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले तो याद रखिएगा
भारतीय भारतीय इतिहास को जो है हम 3 भागों में बांट कर चलते हैं, ठीक है। यानी इसको पढ़ने के दृष्टिकोण से या फिर समझ के दृष्टिकोण से जो है हमने इसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला जो भाग है याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो ये जो समय है याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल है। और इसे प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतिहास से भी पहले जिसकी जानकारी हमें बहुत कम मिलती है, याद रखिएगा, जिसकी जानकारी एकदम सीमित अवस्था में मिलती है, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो शुरुआती समय हमारा कैसा रहा है, प्रागैतिहासिक काल का रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप समय को देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बाद एक दूसरा समय आता है, वो है आपका आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा जो समय है वो क्या है, आद ऐतिहासिक काल का समय है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। आद ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब ये होता है कि हम प्रागैतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल के चरणबद्ध तरीकों को देखें तो ऐसे में याद रखिएगा यह वह काल है जहां पर हमें जानकारी न्यूनतम से न्यूनतम प्राप्त है। यानी हम अपने इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, तो इतिहास के रूपरेखा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम अपने इतिहास को समझने के लिए कुछ मूल रूप से कुछ बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम पुराने जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जो पुराने स्मारक हैं उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इतिहास को जानने के लिए हमारे पास आज ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे हम टाइम मशीन बनाएं और टाइम मशीन के बाद जो है हम चले जाएं उस पुराने जगह पर और हम जो है अपने इतिहास को समझ सकें, ठीक है। पहला तो एक क्वेश्चन बनता है दिमाग पे कि हम इतिहास क्यों पढ़ें, हमारे इतिहास पढ़ने का मूल कारण क्या होना चाहिए। तो हमारे इतिहास को पढ़ने का मूल कारण क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, हम अपनी संस्कृति या सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें इतिहास की जानकारी है तो हमें जानकारी मिलती है कि दीपावली को मनाया कैसे गया, क्या कारण था दीपावली के मनाने जाने का, होली को मनाने का कारण क्या था। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक पर्व हैं हमारे पास। साथ ही साथ जो है हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे की ओर दृष्टिकोणित करते हैं। इन सभी कारणों को हम पहला कारण मानते हैं। दूसरा कारण है, याद रखिएगा, कि इतिहास से हम उन गलतियों को भी सीखते हैं, जैसे अंग्रेजों का आना, ठीक है, और अंग्रेजों को व्यापार के लिए हमने अपना पूरा क्षेत्र सौंपा, यह हमारी गलती थी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये गलती थी। और उसी गलती को भुगतते हुए हमने 200 साल जो है गुलामी की है ना। तो पहला कारण याद रखिएगा कि हम जो है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाना, पहला कारण, ठीक है। दूसरा, अपनी गलती को समझते हुए जो है इतिहास से कुछ सीखना। तीसरा याद रखिएगा कि जब हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं, जब हमारी संस्कृति और सभ्यता यानी जो हमारा कल्चर है, ठीक है, जो हमारा कल्चर है या सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन को समझते हुए हम अपनी रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले अगर आप हमारे इतिहास में देखेंगे तो नारी व्यवस्था कैसी स्थिति में थी, ठीक है, नारी या जो हमारा समाज था वो पुरुषात्मक समाज कैसे बना। इन सभी बिंदुओं पर हम पढ़ने के लिए जो है हम अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, किससे, भारतीय इतिहास से, ठीक है। तो एक बात समझिएगा कि पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है आपका हिस्टोरिक पीरियड, जिसे कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। अब देखिए, बात आती है अपने इतिहास को जानने की। हर कोई अपना इतिहास जानना चाहता है, चाहे वो कोई वंश से संबंधित हो, चाहे वो कोई कुल से संबंधित हो, चाहे फिर वो कोई राज्य हो, चाहे फिर वो कोई देश हो। याद रखिएगा, हर किसी का अपना इतिहास है। और इतिहास का मतलब है कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो जन्म कहाँ से हुआ है या किस बिंदु से उसका जन्म हुआ है, ये जानना हर किसी की नीड होती है। और बेसिकली मैंने चार कारण बताए आपको, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी देश का इतिहास जो है वह तय करता है कि वह देश किस आधार पर चल रहा है। जैसे हम आज देख पाते हैं अपने भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, संस्कृति, कल्चर, ठीक है, ये जो बहुत सारे कल्चर या धर्म या संस्कृति देखते हैं, तो क्या भारत पहले ऐसा था? कहीं ना कहीं कोई घटना घटी है जिसके बाद इतने सारे धर्म और कल्चर आ गए हमारे पास, ठीक है। भारत में अगर आप शुरुआती समय में अगर आप इसके इतिहास को देखेंगे तो इतिहास कैसा रहा है, तो इतिहास में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो सभ्यता थी या कल्चर था वो कैसी कल्चर रही है या कैसी सभ्यता रही है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी जानकारी के आधार पर आता है, ठीक है, जैसे कि वेद और पुराण, ठीक है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारी सभ्यता कैसी रही है। तो उस सभ्यता का आधार हमने तय किया कि यह आधार हमारी सभ्यता का है और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है हमने आज वर्तमान स्थिति को मजबूत किया, ठीक है। तो एक बात समझिएगा कि इंडियन हिस्ट्री या भारत का जो इतिहास है, इस इतिहास का जो
समयबद्ध रहा है, यानी समय जो रहा है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिससे हमें किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी इस समय के किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं हुआ, ना ही कोई भाषा का ज्ञान हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। यानी प्रागैतिहासिक काल में हमें जानकारी के तौर पर क्या मिला है, तो याद रखिएगा, केवल और केवल चित्र या निशान। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, हम इसे कैसे बांटे हैं, मतलब बांटने का अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा है, एक सबसे पहला बात हो जाता है। तो पहली बात में याद रखिएगा कि जो भारतीय इतिहास को बांटा गया है, इसका मूल रूप क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसे जिस प्रकार से प्राप्त किया गया है उसी आधार पर बांटा गया है। ठीक है, प्राप्त करने का आधार क्या रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपका इतिहास या किसी भारत का या देश का इतिहास जो है उसके संबंध में हमें कोई जानकारी मिल पाती है, तो जानकारी को हम कैसे डिकोड करते हैं, डिकोड इनकोड समझते हैं आप लोग। ठीक है, डिकोड क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर आपसे पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले आपके पास कोई लिपि आ गई है, कुछ इस तरीके का इंस्क्रिप्शन आपको मिल गया है, कुछ लिखा हुआ मिला है, ठीक है, और आज आपके पास है ये, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ गया ये लिखा कैसा गया है, क्या लिखना चाहते थे सामने वाले। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रखिएगा, इसी इनकोडेड जो मैसेज है, जो लिखा हुआ क्षेत्र है, उसे पढ़ पाना या पढ़ने की कोशिश करना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, हम इसे डिकोड करते हैं, याद रखिएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि भारत के इतिहास को हम पढ़ने या जानने के लिए क्या कर सकते हैं, उस समय के प्राप्त जो हमारे पास जो भी अवशेष हैं, एविडेंस हैं, या जितने प्रकार के भी एविडेंस हमको प्राप्त हुए हैं, सभी को डिकोड करना आवश्यक है। ठीक है, तो उसी डिकोडिंग के अवस्था के आधार पर याद रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल में हमें जो जानकारी मिल पाती है, इस समय का किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं था, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल किसे कहा गया है, जिस काल में किसी प्रकार की लिपि का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, और साथ ही साथ इस समय केवल जानकारी के या एविडेंस या साक्ष्य के तौर पर क्या प्राप्त हुआ है, चित्र। ठीक है, चित्र का मतलब हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ पिक्चर्स मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार के पिक्चर्स मिले हैं जिससे हम यह समझ पाए कि यह काल कैसा रहा है, पाषाण काल से संबंधित रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, जिसमें किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु चित्र, ठीक है, चित्र के साक्ष्य मिले हैं, यह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। अब आते हैं देखिएगा आदिऐतिहासिक काल। ठीक है, आदिऐतिहासिक काल में याद रखिएगा कि जब हम लोग आदिऐतिहासिक काल की बात करते हैं, ठीक है, तो यह प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का समय है, याद रखिएगा। अब इस काल में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि इस काल का जो समय रहा है, इस समय लिपि का ज्ञान था इनको। ठीक है, इनको लिपि का ज्ञान था, परंतु हम उस लिपि को डिकोड नहीं कर सके, यानी हम उसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो डिकोड नहीं कर पाने का मतलब है कि हम उस लिपि को प्राप्त नहीं कर पाए। देखिए, यहां पर लिपि का ज्ञान ही नहीं था, यहां पर लिपि का ज्ञान था, परंतु हम उसे नहीं पढ़ सकते, यानी डिकोड नहीं कर सकते। उसे रखा गया कहां पर, आदिऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो आदिऐतिहासिक काल क्या है, वह काल जहां मनुष्य जाति को, ठीक है, भारत के में स्थित मनुष्य जाति को जो है लिपि का तो ज्ञान था, परंतु वर्तमान समय में हम इस लिपि को नहीं पढ़ सकते या नहीं जानकारी ले सकते, उसे कहा गया है आपका आदिऐतिहासिक काल, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, और वही ऐतिहासिक काल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, साक्ष्य मिला है यहां पर। ठीक है, एविडेंस काफी भर भर के साक्ष्य मिलते हैं यहां पर, और लिपि का काफी ज्ञान मिला है, और उसे हम डिकोड भी कर पाते हैं, याद रखिएगा, यानी इसे हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा गया है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये काल थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन कौन से काल आते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, बातें क्लियर हुई। अब देखिएगा, इसी के बाद याद रखिएगा भारतीय इतिहास में इनके हम टाइम पीरियड को देखें, ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड में याद रखिएगा जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, यह समय जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड का समय है, याद रखिएगा, या प्राग ऐतिहासिक काल का समय है, प्राग ऐतिहासिक काल का समय। इस काल के समय को हम जो है कुछ भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, इसको भाग में बांटने का कारण, लेकिन पहले आप ये समझिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय रहा है, ये अज्ञात से, अननोन पीरियड से स्टार्ट होता है, अननोन टाइप से स्टार्ट होता है, और कब तक जाता है,
8000 BC तक, याद रखिएगा। ठीक है, अज्ञात से कहने का मतलब है कि ये कहां से प्रारंभ हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, यानी अननोन टाइम लाइन से स्टार्ट होता है और कब तक जाता है ये 8000 BC तक। ठीक है, तो 8000 BC तक का समय आपका किसका रहा है, आपके प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय रहा याद रखिएगा, ये अननोन से स्टार्ट होता है और 8000 BC तक चलता है। और 8000 BC के अंतर्गत एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ये 4 टाइमलाइन में चलता है, 4 टाइमलाइन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और थोड़ी जानकारी रख लीजिए। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और समझिएगा इसको कि देखिए सबसे पहले ना, अगर आप भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं तो पहले आप एक बच्चे के जन्म को समझिए। ठीक है, जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो सबसे पहले उसे क्या चीज की मतलब जो ज्ञान होता है वो किस बारे में होता है, बच्चे का जन्म का संबंध और शुरुआती समय में उसको किस बात का ज्ञान होता है। यानी बच्चे को किसी बात का तो ज्ञान होगा, जन्म हुआ है, लेकिन उस समय कोई ज्ञान रहता है उसके पास, बताइए, कुछ भी ज्ञान होता है उसके पास? जन्म होता है तो कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक ज्ञान होता है याद रखिएगा उसके पास, वो है उसका भूख। उसको सिर्फ इतना ही पता होता है कि मुझे भूख लगी है, बाकी कुछ नहीं पता होता उसे। ठीक है, यानी उसे आप नोटिस करेंगे तो उसे कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, वो हर चीज में किसी प्रकार का जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन जब भी उसको भूख लगेगी वो रोएगा और आपको बता देगा कि मुझे भूख लगा है। ठीक है, उसके रोने की अवस्था को हम उसके ज्ञान से संबंधित कह सकते हैं। कारण यह है कि उसका शरीर जो है वो हमेशा भूख का डिमांड करता है। ठीक है, उसी प्रकार भारतीय इतिहास भी इसी तरीके का है, या फिर आप किसी भी इतिहास को देख लीजिए, वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है कि प्रारंभिक अवस्था जो है मनुष्य के भूख से संबंधित है। ठीक है, यानी यह प्रारंभिक अवस्था जो मनुष्य के भूख से संबंधित है, इसका मतलब है कि इतिहासकारों ने यह जताया है कि मनुष्य जो है किस प्रकार से अपने भोजन को प्राप्त करता था। यानी सबसे प्रारंभिक अवस्था कैसी रही है उसकी, तो प्रागैतिहासिक काल की जो भी अवस्था रही है वो उसके भोजन से संबंधित रही है। मतलब इस समय में आप सिर्फ उसके भोजन को ही पढ़ पाएंगे कि टोटल वो सबसे पहला काम क्या किया है, तो भोजन प्राप्त करने का काम किया है। ठीक है, तो आपका फोकस याद रखिएगा कि इस प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। यानी प्रारंभिक काल कैसा रहा है इसका, पाषाण काल का। और पाषाण काल क्या संबंध है याद रखिएगा, जिसमें उसने अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया है। अच्छा एक बात और, अभी का ईरा कैसा है, अभी किस टाइम, कौन सा टाइम जोन चल रहा है अभी, अभी बताइए। जैसे उस समय को हम पाषाण काल कह रहे हैं, इसका मतलब उस समय का जो टाइम जोन था वो पाषाण काल था, आप पत्थरों में सर फोड़ रहे थे अपना। ठीक है, यानी कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि उस समय हर काम किससे हो रहा था, पत्थरों से हो रहा था। अभी कैसे हो रहा है, हाँ, कंप्यूटर। आज का जो टाइमलाइन है वो कंप्यूटर का है और आने वाले समय में कंप्यूटर भी पीछे छूट जाएगा और आपको कुछ नया आयाम मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बात समझिए, धीरे धीरे जो है ना, हम किस तरीके से एक पूरा टाइम जोन जो है, एक पूरा जो टाइम है जो कि आपके 100 साल 200 साल 500 साल का जो टाइम होता है, हम निर्धारित कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम जोन जो है किस पर आधारित है। ठीक है, उसी प्रकार वो जो समय था, इस समय का जो समय को हम शामिल किए हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, पाषाण काल है। अब आप बोलेंगे सर पत्थर से क्या क्या करते थे, तो आपको बता दूं, पत्थर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम होता था वो था शिकार होने का। ठीक है, शिकार होना, भोजन प्राप्ति हो गई। भोजन प्राप्ति के अलावा भोजन के हर संबंध में, ठीक है, मनुष्य के जीवन में जो उसके रक्षा से लेकर हर एक जो काम उसका कर रहा था वो पत्थर ही कर रहा था इस समय। ठीक है, मतलब भोजन तो प्राप्त करने के लिए, वो शिकार करने के लिए जो है पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, साथ ही साथ शिकार को मारने काटने और छोटे छोटे पीस करने में भी वो पत्थरों का प्रयोग करता था। ठीक है, यानी यह पूरा संबंध किससे संबंधित है, भोजन से, यानी शिकार से। ठीक है, तो प्रारंभिक काल उसका कैसा रहेगा, पाषाण काल का समय है। ठीक है, तो इस समय का जो पूरा जोन आप देखिए, एक लंबे समय तक मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग किया है और इसी पत्थरों के प्रयोग के दौर जो है इसे पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आदि ऐतिहासिक काल में पहुंचेंगे, ठीक है, यह समय देखिएगा, तो अगर आप देखिएगा आदि ऐतिहासिक काल का समय देखेंगे तो आदि ऐतिहासिक काल जो समय है, इस समय हमें लिपि का तो ज्ञान हो गया था, परंतु हम वर्तमान स्थिति के लोग जो है इस लिपि को डिकोड नहीं कर सकते, यानी उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यह हुआ कि हम आदि ऐतिहासिक काल को हम कौन सा काल कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस समय के जो काल हैं, ठीक है, इस काल को हम श्रुति काल कहते हैं। श्रुति काल कहने मतलब है कि इस समय जो भी समय रहा है, इस समय के 2 समय को हम काउंट करेंगे। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता काल है याद रखिएगा। ठीक है, इस काल का जो पूरा मोटो है वो था एक मनुष्यों का सिविलाइजेशन,
ठीक है, यानी मनुष्य किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, और ये समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता का होता है। ठीक है, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है आपको मिलेगा वैदिक काल का समय। लेकिन वैदिक काल जो है आपके आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य, ऐतिहासिक काल के मध्य याद रखिएगा एक ट्रांजिट जोन है। ट्रांजिट जोन का मतलब कि जैसे जैसे आदि ऐतिहासिक काल समाप्त हो रहा था उसी प्रकार ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो रहा था, और इसी समय घटना घटती याद रखिएगा वैदिक काल के संबंध में। ठीक है, इसलिए याद रखिए कई जगह पर आपको यह दिखेगा कि ऐतिहासिक काल के ही शुरुआती समय को हम वैदिक काल से जोड़ देते हैं, और कुछ लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतिम समय को हम किससे जोड़ देते हैं, वैदिक काल से जोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैदिक काल जो है, ठीक है, वैदिक काल का जो समय रहा है ये वेदों के समय का जोड़ा जाता है, और ये वैदिक काल किसको दर्शाता है, यह भी एक सिविलाइजेशन को दर्शाता है, सभ्यता को दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक काल आया था। ठीक है, हालांकि खोज के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल पहले आया है। ठीक है, खोज के तौर पर वैदिक काल को पहले खोजा गया है, पहले जाना गया है, और सिंधु घाटी सभ्यता को बाद में जाना गया है। लेकिन इसे खोज और इसके जो कार्बन डेटिंग है उसके बाद समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल से पहले के काल है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम पाषाण काल को जो है स्टोन एज कहते हैं, याद रखिएगा। इसे हम कुछ भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो समय है याद रखिएगा पूरा पाषाण काल, ठीक है, यह क्या दर्शाता है, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा पूरा पाषाण काल का जो समय है, ठीक है, इस समय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि जो पूरा पूरा पाषाण काल है, ठीक है, इसका जो प्रारंभिक समय था पूरा पाषाण काल का, इस समय जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया। यानी पत्थरों के प्रयोग में आपको एक बात जानकारी लेनी होगी कि जब पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था, यानी स्टोन का जब प्रयोग किया जा रहा था, तो ये बड़े पत्थरों का आकार लिया गया और इसी से शिकार किया गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह जो समय था, ये जो समय स्टार्ट हुआ पूरा पाषाण काल का, ठीक है, इस काल का जो शुरुआती समय था यह अज्ञात था। यानी हम इसे नहीं मानते, या हमें यह जानकारी प्राप्त नहीं होती कि यह समय कब से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और कब तक चला है, तो याद रखिएगा 8000 बीसी तक का समय रहा है। यानी इतिहास का जो प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, 8000 बीसी तक ये समय है, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय इतिहास में यह जो समय है, या इस समय की बात जब करते हैं हम लोग, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में क्या आता है, 8000 बीसी तक के काल को हम यहां पर शामिल करते हैं पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो पैलियोलिथिक जो पीरियड है याद रखिएगा उसी के अंतर्गत आपका पूरा पाषाण काल आता है। ठीक है, अब देखिए इसी के अंतर्गत जो है ना, सबसे पहले अगर आपको इसको बंटवारा करना है या इसको समझना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि पत्थरों के आकृति के आधार पर भी इसका नाम बदला गया है। कैसे, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो बड़े पत्थर थे। ठीक है, यानी इतने बड़े पत्थर हुआ करते थे जिसका प्रयोग जो है पाषाण के तौर पर किया गया। ठीक है, शिकार के तौर पर, याद रखिएगा सबसे पहले शिकार के तौर पर पत्थरों का प्रयोग किया, बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये तो कुछ इस तरीके समझिए कि आपके सामने जो है कोई जंगली जानवर है, ठीक है, और आपने बड़े सा पत्थर उठाया और उसके बाद उस जंगली जानवर पर फेंक दिया। ठीक है, अगर आपका निशाना सही रहा तो आपको भोजन मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका इस निशाना गलत हुआ तो उसको भोजन मिलेगा, है ना। ये दोनों चीज समझिए। यानी उन पत्थरों का जो बड़े पत्थर का प्रयोग किया गया, ये इतना रिस्की हुआ करता था कि शिकार करने आप पहुंचे और शिकार सामने, आपके सामने कोई जंगली जानवर है, आपने उसको मारना चाहा, अगर आपका पत्थर सही निशाने में पहुंचा तो वो तो मरेगा, भोजन मिलेगा आपको, और अगर सही निशाने में नहीं पहुंचा तो आप अकेले हैं, उसके लिए भोजन बनेंगे आप। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इसके कारण पूरा पाषाण काल में जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है, जब लोगों के पास बुद्धि आई थोड़ी सी और ज्यादा, उनके कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग किया गया, तो पत्थरों के प्रयोग के साथ साथ वो हड्डियों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो है आपको पत्थरों के साथ हड्डियों का प्रयोग मिलेगा, और इसके कारण जो है आपको कुठारा या अलग अलग प्रकार के जो है हथियार बनाने के साधन मिलेंगे इस समय। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस समय पत्थरों का प्रयोग छोटा कर लिया, और इस प्रकार से पत्थरों को तोड़ फोड़ कर जो है छोटा होने के कारण जो है उसमें धार का प्रयोग होने लगा, और धार का प्रयोग होने के साथ साथ क्या हुआ कि अब शिकार करना आसान हो गया। ठीक है, शिकार करने का जब आसान हुआ तो साथ ही साथ यह भी दुर्लभ हुआ कि जब जंगल में हम
जानवरों के पीछे दौड़ने लगे थे, हमने उस पर भी दिमाग लगाया और हमने जानवरों को पालना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो साथ ही साथ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्यों के इस इतिहास के क्रम पर हमने सबसे पहले क्या प्रारंभ किया था, तो सुमेलित करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा हमने क्या सीखा है, पहले शिकार करना सबसे पहले सीखा है। उसके बाद हमने क्या किया है, पशुपालन किया। अब सोचिए, आपको बार बार जंगल भेजने के लिए हम चूंकि भोजन कहां से प्राप्त कर रहे हैं, इसी खुले तौर पर जंगल से ही प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ना हम ऐसा कर दें कि जंगल के प्राणियों को पालना चालू कर दें, और पालना चालू कर दिए तो वो घर में है, जब चाहे तब घुमा दो उसका मंडी, है ना, तो भोजन घर पे बन गया। तो इसका कारण ये था कि हमने दूसरा सरल तरीका ढूंढा, बाड़ा बनाकर बड़े से और जानवरों को कैद करना चालू कर दिया, और बन गया क्या है, वो पशुपालन। ठीक है, और जब हमें समझ में आया कि इनकी संख्या में अचानक से गिरावट आ रही है और हमें प्रॉपर तरीके से जो चीजें चाहिए थी वो नहीं मिल पाता है, तो हमने प्रारंभ किया इसके बाद से कृषि और मछली पालन के बाद। उसके बाद हम मछली पालन या मछली का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो सबसे प्रारंभिक समय क्या था, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो आपको ये 3 चीजें ही याद रखनी है। एक बार आपके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्यों के अवधारणाओं के आधार पर जो है, या भारतीय इतिहास के अवधारणा के आधार पर हमारा क्रम क्या है। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या है, पहले हमने शिकार करना सीखा, पशुपालन किया, और तब जाकर कृषि किया है। और आज वर्तमान में हम क्या करते हैं, तो कृषि और पशुपालन करते हैं, शिकार बहुत कम हो चुका है हमारे यहाँ। ठीक है, कई जगह बैन हो चुका है, 1972 का एक्ट आज जारी हो चुका है, जंगल में आप शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूरा पाषाण काल को हम कैसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मेसोलिथिक जो पीरियड आता है, यानी कि मेसोलिथिक जो पीरियड है, याद रखिएगा मध्य पाषाण काल, इस समय का जो जोन रहा है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का जो जोन रहा है, इसमें हमने पत्थरों को छोटा करके हड्डियों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इसी समय जो है कुछ नए नए चीजों का प्रयोग, जैसे बर्तनों का प्रयोग करना चालू कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके मध्य पाषाण काल में हुई है। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस आपके दिमाग में ये चीजें डालना जरूरी है कि हम इतिहास में किसको कैसे पढ़ा जाता है, मतलब हमारे पढ़ने का जो वोकैबुलरी है या कॉन्सेप्ट है वो कैसे आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल का जो समय रहा है, ठीक है, 8000 से 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, 8000 से 4000 बीसी, यानी 8000 से लेकर 4000 बीसी तक, समझिए हम एक लंबे समय पर मध्य पाषाण काल में रहे हैं। ठीक है, मतलब हम समझिए, अगर आपको उसी काल में भेज दिया जाए और 4000 साल जीने के लिए बोल दिया जाए कि 4000 साल तक आप मध्य पाषाण काल में रहेंगे, तो समझिए क्या स्थिति बनेगी, है ना। आज हमारा 100 साल का स्थिति ही हम देखते हैं कि अरे इंसान कितना जल्दी बुढ़ा होने लगा है ना। कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, याद रखिएगा। तो 8000 से लेकर 4000 बीसी तक का जो समय रहा है वो मध्य पाषाण काल रहा है, और 4000 से लेकर 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का समय किसका रहा है, नवपाषाण काल का, नियोलिथिक का समय रहा है। ठीक है, इसे कहा जाता है नियोलिथिक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 जो काल हैं, ये पाषाण काल के मुख्य काल हैं, याद रखिएगा, जिसे हम पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग पे एक थोड़ा सिलेबस सेट होगा, तो याद रखिएगा आपके दिमाग में बहुत सारी कहानियां अपने आप सेट होने लगती हैं कि किसके बाद क्या घटना घटी है, हमारे भारत के संदर्भ पर इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जैसे ही आप आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये प्रारंभ होता है आपके 2500 यानी 2500 बीसी से लेकर। ठीक है, अब यहां से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हम 2 चीजों में देखते हैं। ठीक है, पहला कि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इसे अलग अलग टाइम जोन से देखा गया है, लेकिन हमारे जो इतिहास का पूरा जो पहलू है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसके आधार पर हम इसे मानते हैं कि 2500 बीसी से लेकर लगभग 1500 बीसी तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। ठीक है, 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा वैदिक काल का जो समय रहा है वो है आपका 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय इसका रहा है। ठीक है, अब यहां से आपका प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि ये किस तरीके से भारतीय इतिहास को बांटा गया है या भारतीय इतिहास को पढ़ने का तरीका क्या है यहां पर। ठीक है, तो प्रारंभिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल, मध्य आद्यैतिहासिक काल, और उसके बाद ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जो समय रहा है, याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आपका पूरा का पूरा पाषाण काल है। ठीक है, पाषाण काल आता है इसके अंतर्गत, और उसके बाद आद्यैतिहासिक काल में क्या आता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद
वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे तो देखिएगा ऐतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया फिर से, ठीक है। और ऐतिहासिक काल का जो समय रहा याद रखिएगा 600 बीसी से प्रारंभ हो जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिएगा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सबसे पहला एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड कहने का मतलब है प्राचीन काल, जो सबसे प्रारंभिक समय को दर्शाता है। उसके बाद आता है आपका मध्यकाल का इतिहास, और आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का इतिहास इसके क्रम पर आता है। ठीक है, अब 3 बातें यहां पर आपको और याद रखना है। तो इससे पहले जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिस समय आपको याद रखना है कि इस समय के जो है जानकारी हमें किस आधार पर मिलता है, केवल और केवल आपको साइन के आधार पर मिलता है। ठीक है, यानी चित्रकारिता मिलती है केवल, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, आदिऐतिहासिक काल में आपको लिपि का ज्ञान तो हुआ, परंतु आज वर्तमान स्थिति में अभी तक हमने इसे पढ़ा नहीं है, ना इसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से मिल पाया है। ठीक है, लेकिन लिखित रूप से जो है लिपि प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऐतिहासिक काल में जो है हमें लिपि का भी ज्ञान हुआ, यानी इस समय की लिपि का ज्ञान भी था, और साथ ही साथ क्या हुआ, इस समय हमें वो साक्ष्य भी पढ़ सके हैं। इसलिए याद रखिएगा इसको 3 आधार पर जो बांटा गया है वो साक्ष्यों के आधार पर बांटा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय इतिहास को बांटने का जो क्रम है वो किसके आधार पर है, एविडेंस या साक्ष्य के आधार पर है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा प्राचीन काल में जो है ना, यहां से जब आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे प्राचीन काल के समय में, तो जैसे ही वैदिक सभ्यता समाप्त होता है, वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर जब समाप्त होता है, ठीक है, तो वैदिक सिविलाइजेशन जैसे ही समाप्त होगा याद रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना, अब तक देखिए, अब मैंने क्या बताया आपको, बच्चे को क्या जानकारी है, केवल अभी तक भूख की जानकारी है, यानी उसको बस खाना मिल जाए, फिर वो आराम से 12 घंटा सो सकता है, फिर उठेगा फिर खाना, फिर उठेगा फिर खाना, फिर उठेगा फिर खाना, उसका लाइफ यही चलेगा। तो हमारा प्रारंभिक जो पाषाण काल है वो ऐसे ही जीवन चलेगा आपके, मतलब सिर्फ हमारा फोकस क्या है, तो देखिए शिकार, पशुपालन, ठीक है, या फिर कृषि, किससे संबंधित है, भोजन से, केवल और केवल भोजन। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कहां पहुंचते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपने जीवन को सुधारने का तरीका, यानी अब बच्चा बड़ा हो चुका है और बड़ा होने के साथ साथ अपने रंग रूपन यानी हर एक चीज में सुधार करने का प्रयास कर रहा है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा इतिहास भी ऐसा है, याद रखिएगा, जब प्रारंभिक अवस्था देखेंगे तो भूख या भोजन संबंधित है, शिकार संबंधित है, और जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के पास पहुंचेंगे तो आपको देखिएगा पूरा का पूरा सिविलाइजेशन, यानी मनुष्य जो है अब अपने आप को एक स्तर तक मजबूत कर चुका है। ठीक है, लेकिन यहां पर तक सब कुछ सीमित नहीं है, याद रखिएगा, यहां तक हम अंतर ध्यान वाले क्षेत्र में हैं, यानी हमारे पास रहने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, हम भोजन के लिए ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भोजन जो है नश्वर है, यानी आज का भोजन जो है कल तक सीमित, कल तक बचेगा नहीं, तो हमको क्या करना है, उसे प्रिजर्व करना है, रखना है। ठीक है, और ऐसी अवस्था में हमने कुछ निर्माण कार्य कर दिए अपने आप को सेटल करने के लिए। कई बार देखा होगा आपने कि घर जब बनता है ना, शुरुआती समय जब घर बनाया जाता है, आज तो हालांकि ब्लू प्रिंट के साथ बनाया जाता है, आज जो है पहले से फिक्स्ड करते हैं, घर में इतने कमरे होने चाहिए, ऐसा दरवाजा होना चाहिए, मेरे को दरवाजा इधर नहीं चाहिए उधर चाहिए, है ना, ये सब प्री प्लानिंग है। लेकिन पहले ऐसा घर नहीं बनता था, घर बनते बनते बनता था, बनते बनते मतलब कभी आपने देखा होगा कि घर जब बन रहा होता है ना इस तरीके का, आपने देखा होगा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप देख रहे होंगे, बट कभी ना कहीं देखा होगा इसको, कि इधर देखते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, तो इसको भी एक तो दीवार खड़ा करके एक तो कमरा इधर भी खड़ा कर दिए, ऐसे करके धीरे धीरे खिसका खिसका कर थोड़ा कमरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये प्री प्लानिंग नहीं है, एक्चुअली ये आवश्यकता के अनुसार है। वैसे ही हमको ये दर्शाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आवश्यकता के अनुसार अपने आप को सेटल कर लिया था सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र पर जो है। ठीक है, जैसे ही हमें पता चला कि हमको यहाँ पर भोजन लंबे समय तक प्राप्त हो सकता है, हमने वहां पर जो है अपना तंबू गाड़ दिया और अपना पूरा क्षेत्र जो है स्टेबल कर लिया वहां पर। ठीक है, और धीरे धीरे जो है हम, जैसे देखिए, अगर अभी तक आपके पास पैसा नहीं तो आप नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, नौकरी मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अपने आप को सेटल करने को बोलेंगे, शादी वादी कर लेते हैं अभी, है ना। तो ये सब चीज क्या है, अपने आप को एक पारिवारिक रूप से एक दृष्टिकोणित कर लेना, यानी कि हमने भोजन की जब महत्ता को समझा नहीं था या भोजन प्राप्त कर रहे थे तब तक हम भटक रहे थे,
ठीक है, हम दर दर भटक रहे थे, आदि मानव की तरह भटक रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारे पास भोजन की व्यवस्था, जैसे ही पशुपालन प्रारंभ किया, कृषि प्रारंभ किया, तो हमने क्या किया, अब समझ गए कि हमको भोजन मिल जाएगा। अब हम समूह के तौर पर समुदाय बनाना चालू किए और इससे डेवलप हुआ आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और जैसे ही हमारे पास सब कुछ सभ्यता के तौर पर डेवलप हुआ, तो हमारा फोकस हुआ कि हम अंतर ध्यान कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमें यह समझना पड़ेगा कि समुदाय को कैसे चलाना है। देखिए, जब भी आप एक परिवार, ठीक है, अभी तक क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि एक घर बना हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कमाने लगा है और कमाने के साथ साथ जैसे ही उसे महसूस होता है कि मुझे सेटल होना है, वो शादी कर लेता है, ठीक है। लेकिन अभी वो दो ही हैं, पति और पत्नी, ठीक है, नियम कानून कमजोर, क्यों, दो लोग के लिए नियम कानून ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अब परिवार बढ़ने लगा तो देखेंगे आप कि धीरे धीरे नियम कानून ज्यादा मजबूत होने लगेंगे, ठीक है। उसी प्रकार समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी शुरुआती समय में जब लोग कम थे तो नियम कानून नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि उसमें धर्म से संबंधित नियम, ठीक है, राजा से संबंधित नियम, ठीक है, ये सभी क्षेत्र जो समुदाय के तौर पर, क्योंकि जो नियम कानून होते हैं वो क्या करते हैं, ये समुदाय को बांधते हैं। आपने सुना होगा, कई बार ऐसा देखा होगा, कभी आप शादी में गए होंगे, किसी और की शादी में गए होंगे या फिर किसी की भी शादी में गए होंगे, तो वहां पर एक बात चल रही होगी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो बहुत कॉमन बात है ना, जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ये नियम को बताया जा रहा है कि आपकी जो आपके संस्कार है या आपकी सभ्यता है उसमें ये प्रकार के नियम नहीं चलते, ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। ये क्या है, एक्चुअल में ये दर्शाता है कि समुदाय को बांधने के लिए आपने कुछ नियम निर्धारित किए हैं कि समुदाय को तोड़कर कोई मानसिक रूप से जो है उसे विलक्षित ना कर दे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जैसे सभ्यताओं का जन्म हुआ और ये सभ्यता आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसे देखिएगा धीरे धीरे सभ्यता जब आगे बढ़ी तो आपको समझ में आया कि समुदाय ऐसे नहीं चलने वाला, यानी अब यहां पर राजाओं का जन्म होगा और ये अपने क्षेत्र का विस्तार करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और जैसे ही अपने क्षेत्र का विस्तार प्रारंभ करते हैं तो ये समय होता है आपका जनपद काल का समय, ठीक है। जनपद काल जो है वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है और उसके बाद जैसे ही वैदिक सभ्यता जो है ये धीरे धीरे समाप्ति की कगार पे जाता है, 600 बीसी के पास जाता है, तो यहां पर लोग जो है अब एक दूसरे से लड़ना चालू करते हैं। कारण ये है कि लोहे की खोज जो है 1000 बीसी में हो गई थी, ठीक है। अगर आप यहां पर वापस जाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि इसी के पास जो है, ठीक है, यानी सॉरी, यहां पर 1500 बीसी से 600 बीसी के मध्य जो है ना, यहां पर 1000 बीसी के समय क्या हुआ था, लोहे की खोज हुई थी और लोहे की खोज ने जो है अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन ये किया कि जहां पर लोग लड़ते थे लकड़ी लकड़ी या फिर हल्के फुल्के धातुओं के वस्तुओं से, ठीक है, वहां लोहे के वस्तुओं को प्रयोग करना चालू कर दिया गया। और लोहे के जब प्रयोग एक बड़े मात्रा में होने लगा तो समझिए अब लोहार का काम बढ़ गया, ठीक है, यानी लोहे का काम करने वाला क्या कहलाया, लोहार कहलाया। और ये काम इतने बड़े तौर पर करने लगा कि स्थिति ये बनी कि अब जो है लोहे के प्रयोग से जो है राजा एक महत्वपूर्ण तौर पर जो है शक्तिशाली हो गया। और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है, तो याद रखिएगा बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। लोहे की खोज होने पर सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, बिहार को। और बिहार उस समय बिहार नहीं था, याद रखिएगा मगध था, ठीक है। तो मगध का क्षेत्र जो है याद रखिएगा, जैसे ही आप महाजनपद काल को पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि एक बात और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि वैदिक सभ्यता में जो है समुदाय किस तरीके से डेवलप हो चुकी थी कि हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को महत्वपूर्ण मानने लगा था और दूसरे समुदाय को या दूसरे वर्ण को वो कमजोर करना चाहता था, ठीक है। जिसमें आपने पढ़ा है कि 4 समुदाय या 4 वर्ण जो है डेवलप हुए थे इस समय, जो कि शूद्र, ठीक है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को साथ चाहते थे कि कोई ना कोई उनके नीचे रहे, ठीक है। क्षत्रिय चाहता था ब्राह्मण उनके लिए काम करे, ब्राह्मण चाहता था क्षत्रिय उनके लिए काम करे, वैश्य चाहता था शूद्र उनके लिए काम करे और शूद्र चाहता था कि मैं जो है सबके लिए काम करूं और इस तरीके से जो है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये सभी वर्ण जो है अपने आप में कार्य के आधार पर जो है निर्धारित कर दिए गए। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली थी, वो ये थी कि हमेशा ब्राह्मण जो है यहां पर कर्म कांडों के साथ, धर्म के साथ एक नया खेल खेल गया और उसके बाद जो है सभी धर्मों को, सभी वर्णों को जो है एक स्थिति के साथ नीचे करता चला गया। अब यहां पर सर्वोच्च क्या हुआ, हालांकि देखिए दिमाग के तौर पर ब्राह्मण तो तेज है ही, शुरू से ही है। तो इसका कारण यह है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है या जो ज्ञानी व्यक्ति है वो हमेशा से विद्वान होगा, ये तो सही बात है, ठीक है। तो इसका असर आपको इतिहास के कुछ पन्नों में दिखेगा कि भारतीय इतिहास में भी इसका असर हुआ। और असर इस प्रकार से हुआ कि भारतीय इतिहास में जैसे आज आज पंडितों के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो है घटनाएं हैं ये आत्मपूरित हैं, इतिहास में बिल्कुल देखने को मिलता है। जैसे कई बार ऐसा होगा ना कि आप पूजा के लिए आपसे सामग्री मंगाया जाएगा, ठीक है, और बोला जाएगा बेल पत्ता दीजिए, और नहीं मिला आपके पास, आप बेल पत्ता आप लेकर नहीं आए हैं, तो आम के पत्ते से भी काम चला लेंगे, है ना। क्यों चला लेंगे, क्योंकि यहां पर पंडित जी बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में आप पूजा करने जा रहे हैं और आपके दिमाग की बात है कि बेल पत्ता से ही पूजा होता है, आप पूजा कर ही नहीं पाएंगे,
क्यों? क्योंकि आपके पास वो दिमाग नहीं है जो पंडित जी के पास है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही उसका प्रयोग है कि पंडित जी जो है धर्म को किसी तरीके से बदल सकते हैं अपने मन इच्छा के अनुसार। जो है ब्राह्मण ने क्या किया, धर्मों को औचित्य अनुसार बदल दिया। जैसे अब राजाओं के साथ वो क्या है, राष्ट्रीय यज्ञ या फिर जो अश्वमेध यज्ञ था या विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको बदल दिए कि इतना बलि दोगे तो इतना ये यज्ञ में आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, आपका क्षेत्र विस्तार होगा, आप राजा से महासम्राट बन जाएंगे। ये सब ब्राह्मणों की देन है। ठीक है, राजा के पास इतना दिमाग उस समय में नहीं था, इस लेवल पर नहीं था, क्योंकि वो था क्षत्रिय और क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वो डेवलप हुआ था। और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है आपकी, और इस चीज को याद रखिएगा। तो ऐसे में लोग जो है ना इस कर्म कांड से पागल हो गए थे कि लगातार खून खराबा, 40,000 बैलों की बलि देना, फिर उसके बाद इतने सारी बलियां। ठीक है, तो बलि, कर्म कांड, यज्ञ, इन सब से जब लोग परेशान हुए तो लोगों ने ढूंढना प्रयास किया कि कुछ दूसरा धर्म नहीं है जिससे हमको ईश्वर की प्राप्ति सीधे तौर पर ना हो जाए। तो ऐसे में मिला, याद रखिएगा, जैन धर्म। अब इसी समय जो है जैन धर्म आया हमारे सामने, और जैन धर्म इतना कठिन था कि लोगों ने जो है इसको बहुत जल्दी ही छोड़ दिया। आपने नोटिस किया होगा हमारे भारत में, ठीक है, 5% भी जैन धर्म वाले नहीं है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनकी नियमावली जो है इतनी टफ है, इतनी कठिन है कि लोग जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग धर्मों के बारे में सोचने लगे। ठीक है, और वहीं पर बिना किसी कारण के, यानी वहां पर जो है बिना किसी स्वार्थ के एक और धर्म का उत्पन्नता होता है, वो है बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है थोड़े ही आगे पीछे आपको उत्पन्नता दिखेगी उनकी। और भारत के इतिहास में ये ऐसे दो धर्म है, याद रखिएगा, जो खासकर बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, आए तो ये भारत से हैं लेकिन इसको अपनाया है विश्व के अन्य देशों ने, भारत ने इसे पूरी तरीके से अपनाया नहीं। ठीक है, अब इसका कारण समझिए कि स्थिति ये थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थिति जो है ना, हालांकि देखिए बौद्ध धर्म ना सरल धर्म है, इसको मानना या फिर इसको ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग मान सकते हैं, लेकिन इसकी सरलता के कारण भी जो है ना लोग जो है अलग अलग, अब देखिए सभी धर्म जो है आपस में यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से फैलने लगे। स्थिति ये बनी कि हिंदू धर्म जो है ये वापस अपने आप को उजागर करने के लिए प्रयास किया गया, और यहीं से फिर से आपको हिंदू धर्म का भी प्रस्थान मिलेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बाद जैसे समाप्ति होती है वैसे ही आपको दो धर्म पढ़ने को मिलेगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और उसके बाद आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म को मानते हुए या जैन धर्म को मानते हुए जो है हमारे इतिहास में कुछ राजाओं ने कुछ ऐतिहासिक कुछ घटनाएं लिखी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो मगध का उत्कर्ष, इसके बाद मगध का उत्कर्ष का समय आएगा। यानी जब आप इसको देखेंगे यहां से प्राचीन काल के इतिहास से, तो यहीं से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो मौर्य वंश या मगध का उत्कर्ष पढ़ा जाता है और मौर्योत्तर काल पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एक ऐतिहासिक घटना जो है शामिल मिलेगी। और उसके बाद जो है जैसे ही मुगल, ठीक है, सॉरी, इसके बाद जो है आपको ये दिखेगा कि जैसे ही पश्चिम क्षेत्र से जो है, ठीक है, विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो जाता है, और इसी विदेशी आक्रमण के दौर पर जो है आपका मध्यकाल का इतिहास प्रारंभ होगा। और भारत को इस समय में, ठीक है, खासकर मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि मध्यकाल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो पढ़ने को मिलता है वो है विदेशी आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र जो है ना भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा कठिन भूमि कहलाता है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में कभी भी आक्रमण इस क्षेत्र से नहीं हुआ है, इस क्षेत्र से नहीं हुआ है, इस क्षेत्र से नहीं हुआ है, इस क्षेत्र से नहीं हुआ और इस क्षेत्र से नहीं हुआ, हमेशा आक्रमण यहीं से हुआ है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है हमारा, और वही एक रूट हुआ करता था विदेशी आक्रमण का हमारे लिए। ठीक है, तो आप लंबे समय तक जो है मध्यकाल में आप इस आक्रमण को पढ़ेंगे, और आक्रमण को पढ़ने के बाद जो है आप देखेंगे कि भारत में जो है अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग टाइम लाइन पर शासन किया है, और यहीं से वो शासन प्रणाली प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे आप, और उसके बाद देखिएगा मुगल साम्राज्य के कमजोर होते होते जो है अंग्रेजों का साम्राज्य जो है यहाँ पर विस्तृत होगा, जो कि आधुनिक काल से शामिल होगा। यहाँ के टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे इसके बाद से। ठीक है, तो मेनली आपके फोकस पे ये करना है अपने को कि हमको एक टाइमलाइन पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है। ठीक है, और देखिएगा भारतीय इतिहास अपने आप सरल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि किस घटना के बाद कौन सी घटना घटी थी, और घटना के घटने के कारण जो है एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको भारतीय इतिहास को पढ़ने के दो मुख्य तरीके बताए हैं। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि भारतीय इतिहास को इसलिए पढ़ना है जिसमें हमें उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, मतलब संस्कृति, सभ्यता और घटनाओं की जानकारी, ये मूल रूप है उसका। और दूसरा है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो मैं वो दो चीजें इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। एक तो पहले उस समय को, ठीक है, अच्छा, यूनानी पद्धति के अनुसार हम इतिहास को नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखिएगा, आपका किताब जो है ना वो यूनानी पद्धति के अनुसार है। ठीक है, तो यूनानी पद्धति के अनुसार हम तब पढ़ेंगे जब हमारा एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम का होगा, क्योंकि जो हमारी किताब में लिखा है वही तो सही है, उसी को आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सोचने का एक तरीका दूंगा कि इतिहास को पढ़ते हुए आप इस बात को सोचें कि क्या सच में ऐसा हुआ था,
कि केवल इतिहास के पुस्तक में लिख दिया गया है। अगर आप इस दोनों को कंपेयर कर पाएंगे तो आपके इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, यानी आपके दिमाग में जो इतिहास बैठेगा वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कल का टॉपिक रहेगा ये हमारा आगे का। ठीक है।